हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आज हम लोग पढ़ेंगे सेमेस्टर 5 का पेपर माइक्रो प्रोसेसर में। पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसके बाद का टॉपिक, पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था माइक्रो प्रोसेसर के बारे में कि माइक्रो प्रोसेसर में क्या क्या होता है, और हमने बताया था कि माइक्रो प्रोसेसर के भीतर कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू होता है और रजिस्टर्स होता है। तो आज इस क्लास में आप लोग को बताएंगे, एक छोटा सा क्लास है, माइक्रो प्रोसेसर के एग्जाम्पल्स, कॉमर्शियल एग्जाम्पल्स के बारे में कि दुनिया में जो माइक्रो प्रोसेसर्स बने शुरुआत से लेके उसमें कौन कौन से माइक्रो प्रोसेसर थे। ऐसे बता दें आप लोगों को कि जब से माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट हुआ तो दुनिया में बहुत सारी कंपनियां माइक्रो प्रोसेसर बनाती थी, ठीक है। लेकिन उसमें सबसे जो ज़्यादा पॉपुलर कंपनी है वो कौन है? इंटेल है। इंटेल कॉरपोरेशन यूएसए। इंटेल का नाम आप लोग शायद जानते होंगे। देखिए हमने यहाँ पर हेडिंग में लिखा है इंटेल माइक्रो प्रोसेसर्स। आप लोग को जो सिलेबस में पढ़ना है 8085 या 8086, ठीक है, वो आपका इंटेल का ही माइक्रो प्रोसेसर है। और बाकी और भी पढ़ना है, कुछ प्रोसेसर्स होंगे सिलेबस में देखिएगा, तो हो सकता है कि वो दूसरे कंपनी के भी होंगे जो उस समय पॉपुलर हुए थे, साथ में बने थे। तो जैसे एक एग्जांपल ले लें कि जाइलॉग होगा, ठीक है ना, जाइलॉग उसका होगा। तो जाइलॉग कंपनी का भी प्रोसेसर उस समय बनता था, लेकिन इंटेल का प्रोसेसर दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है कंप्यूटर्स में, खास करके लैपटॉप में खास करके, ठीक है। तो हम लोग उसी का एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। एक तरह से क्रोनोलॉजी भी है। क्रोनोलॉजी का मतलब हो गया कि हर वर्ष में कैसे कैसे एक एक वर्ष के बाद डेवलपमेंट होता चला गया और नया नया माइक्रो प्रोसेसर्स आते चले गए। तो उसके लिए आप लोग थोड़ा रिव्यू करिएगा कि माइक्रो प्रोसेसर में कंट्रोल यूनिट था, डेटा बस था, एड्रेस बस था, ठीक है ना, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, और सीपीयू के भीतर था कंट्रोल यूनिट, एएलयू और रजिस्टर्स। इस पर थोड़ा फोकस करिएगा। देखिए डेटा बस में डेटा बस का मतलब क्या होता है या डेटा साइज़ का मतलब क्या होता है किसी भी प्रोसेसर के लिए, ये आप लोग को यहाँ पर समझना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी प्रोसेसर की जब हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं तो उसमें मेन होता है उसका डेटा बस। अगर आपसे कोई कहता है कि ये 8 बिट का प्रोसेसर है 8085, तो इसका मतलब ये समझिएगा कि वो 8 बिट का डेटा पैरेलल में वो एक साथ एक्सेस करता है। अब एक्सेस का मतलब क्या हो गया? मेमोरी से, वो मेमोरी आप लोग जानते हैं कि बाइनरी डाटा स्टोर करता है, तो और 1 बाइट कितना होता है? 8 बिट होता है। तो मेमोरी से एक बार में 8 बिट वो रीड करेगा, या तो फिर मेमोरी में एक बार में 8 बिट में राइट करेगा। तो 8 बिट को रीड राइट करने के लिए उसका डाटा बस का साइज़ क्या होना चाहिए? 8 बिट का होना चाहिए, मतलब 8 ठो वायर का सेट होना चाहिए। ये हमने बताया था कि बस कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ वायर्स है। इलेक्ट्रिकल में उसको कहते हैं वायर, और कंप्यूटर में उसको कहा जाता है, ग्रुप में उसको बस कहते हैं, ठीक है। तो ये पहला चीज़ हो गया। और दूसरा चीज़ याद रखिएगा कि और जो डाटा बस होता है वो एक्सटर्नल भी होता है। एक्सटर्नल माने क्या? मेमोरी तो बाहर में लगता है, रैम, रोम, ये तो बाहर में लगता है। तो बाहर में वो कितना बिट में ट्रांसफ़र कर रहा है, और भीतर में याद करिए एएलयू भी होता है। और हमने बताया था कि एएलयू का साइज़ होता है कि एएलयू ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा तो कितने बिट का नंबर करेगा। आप लोग सेमेस्टर 4 में पढ़े होंगे, कभी 8 बिट का नंबर जोड़े होंगे, कभी 5 बिट का नंबर जोड़े होंगे, कभी 3 बिट का नंबर जोड़े होंगे। लेकिन किसी भी सीपीयू में, माइक्रो प्रोसेसर में ये फिक्स होता है, क्योंकि वो हार्डवेयर है। एक बार जब बन गया तब वो उसी के लिए काम करता है जितना उसका साइज है। तो डाटा बस का याद रखिएगा कि 2 तरह से पढ़िएगा। एक डाटा बस होता है एक्सटर्नल, जो बाहरी दुनिया से डाटा का आदान प्रदान करने के लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरा होता है इंटरनल। तो इंटरनल डाटा बस किस पर डिपेंड करेगा? एएलयू पर डिपेंड करेगा। अगर उसका एएलयू 8 बिट का ऑपरेशन करेगा तो इंटरनल डाटा बस 8 बिट का होगा। अगर 16 बिट का करेगा तो 16 बिट में उसका इंटरनल डाटा बस 16 बिट साइज का होगा। तो ये चीज़ याद रखना है। अब अगली बात याद रखिएगा जो ध्यान से बोल रहे हैं कि मैक्सिमम केस में, 99% केस में एक्सटर्नल डाटा बस और इंटरनल डाटा बस का साइज सेम होता है, ठीक है ना। लेकिन किसी किसी केस में, जैसे हमने कहा कि 1% प्रोसेसर होंगे,
तो किसी का एक्सटर्नल डाटा बस अलग होता है, इंटरनल डाटा बस का साइज अलग होता है, वो आप लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और अब जो आप लोग को प्रोसेसर का एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसमें जो आप लोग को बताएंगे वो डाटा बस के साइज के हिसाब से बताएंगे। एड्रेस बस के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे जब एड्रेस बस हमारा आएगा तो। लेकिन जैसे ही आप माइक्रो प्रोसेसर का पहचान करते हैं, जैसे ये एक दूसरे से जान पहचान करते हैं, इंट्रोडक्शन जब होता है तो प्रोसेसर का आपको नंबर चाहिए और सबसे पहले डाटा बस पे जाते हैं, क्योंकि डाटा बस का साइज जो है, जितना डेटा ज़्यादा एक बार में पैरेलल ट्रांसफ़र करेगा, कंप्यूटर का जो स्पीड होगा उतना ही फास्ट होगा, क्योंकि डाटा फास्ट होगा। जैसे अगर 4 लेन रोड है तो ट्रैफिक फास्ट होता है, उसी तरह से ये काम करता है। तो देखिए यहाँ पर इंटेल माइक्रो प्रोसेसर्स, हम लोग को ये इसका एक क्रोनोलॉजी हमने बनाया है। ये समय था 1971 का, उसमें पहला प्रोसेसर आया था 4004। इससे कुछ नहीं बना, कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल करते थे। फिर पुराने जो छोटे मोटे खिलौने वीडियो गेम्स होते थे उसमें ये माइक्रो प्रोसेसर फिर इस्तेमाल होने लगा। लेकिन इस समय प्रोसेसर का एक तरह से ईजाद हो चुका। इसको डिस्कवरी नहीं कहेंगे, ये टेक्नोलॉजी है, ये आया। और यहाँ पर जो वर्ष लिखा हुआ है ये भी आप लोग को हर जगह पढ़िएगा तो थोड़ा बहुत वैरी करेगा, इसलिए कि कोई कोई लिखता है कि कंपनी ने कब बनाया, कोई कोई लिखता है कि कॉमर्शियली बाजार में कब आया, कंप्यूटर्स में कब लगने लगा। इसलिए डेट को आप लोग एक रेफरेंस के तौर पे रखिएगा, उसका एग्जैक्ट नहीं। जैसे हम लोगों का बर्थ डेट एग्जैक्ट होता है उस तरह से ये कोई एग्जैक्ट ईयर नहीं है। थोड़ा बहुत आगे पीछे टेक्स्ट में हो सकता है, लेकिन बहुत हद तक ये उसी के क्लोज है, उसी को आप लोग यूज़ करेंगे। तो देखिए 1971 में 4004 आया, इसका डाटा बस क्या था, 4 बिट। ये मेमोरी से 4 बिट का डेटा रीड और राइट कर पाता था, ठीक है। और इसमें ये क्वेश्चन आप लोगों को ज़्यादातर पूछता है कि पहला जो 4004 था इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी था, पीमॉस। सेमेस्टर 4 में आप लोग का डिजिटल पेपर था, उसमें एक चैप्टर था लॉजिक फैमिली। लॉजिक फैमिली में मॉस लॉजिक पढ़ना था आप लोग। और मॉस लॉजिक का मतलब होता है मॉसफेट, और मॉसफेट होता है 2 तरह का, एक एनमॉस होता है, एक पीमॉस होता है। और वो भी जो है 2 तरह के होते हैं, एक इन्हांसमेंट ओनली टाइप होता है और एक डेप्लीशन इन्हांसमेंट टाइप होता है। आप पढ़िएगा या पढ़े होंगे कि नहीं, आप लोग जानिए कि जो स्विच होता है, मॉसफेट जो स्विच होता है वो इन्हांसमेंट ओनली टाइप होता है। उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, या किसी क्लास में आप लोग लिखिएगा। एक होता है इन्हांसमेंट ओनली टाइप, और एक होता है इन्हांसमेंट भी होता है ऊपर वाला, और डेप्लीशन टाइप होता है। डेप्लीशन टाइप कहते हैं, डेप्लीशन वर्ड आप लोग जानते होंगे, वही डेप्लीशन रीजन वाला है। तो एक इन्हांसमेंट ओनली टाइप होता है, इसमें भी होता है पीमॉस, इसमें भी होता है एनमॉस, पी चैनल एन चैनल, और इसमें भी पीमॉस होता है और इसमें भी एनमॉस होता है। तो मॉसफेट एक तरह से कहिए कि 4 तरह का होता है, 2 कैटेगरी है, 2 गुना 2 वो 4 तरह का होगा। तो स्विच जो होता है, याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा कॉपी में अगर नहीं जानते हैं तो, कि स्विच के फॉर्म में इस्तेमाल होता है कौन, इन्हांसमेंट ओनली टाइप होता है, और इसका यूज़ होता है एनालॉग के लिए। ये एनालॉग का मतलब हो गया कि ट्रांजिस्टर को आप लोग जानते हैं जैसे एक्टिव रीजन में एम्पलीफिकेशन करता है, उसके लिए अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो इसमें यूज़ करते हैं इन्हांसमेंट डेप्लीशन। यहाँ स्पेस कम है इसलिए हम EN लिख दिए हैं। इन्हांसमेंट डेप्लीशन टाइप होता है इसका। ये एक्चुअली 2 मोड है, इन्हांसमेंट मोड में भी काम करता है, डेप्लीशन मोड में भी काम करता है, ठीक है। और ये जो होगा सिर्फ इन्हांसमेंट मोड में काम करता है और ये स्विच के तरह इस्तेमाल होता है। अब इसमें हम लोग को जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो चीज़ है यहाँ पर इन्हांसमेंट ओनली टाइप। और ये कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया था, पीमॉस। और इसका क्लॉक फ्रीक्वेंसी, फिर से आते हैं सेमेस्टर 4 में, डिजिटल में आप लोग पढ़े होंगे। डिजिटल में पढ़िएगा कि हर ये सीक्वेंशियल सर्किट को, जैसे सिलेबस में देखिएगा, अगर पढ़े नहीं भी हैं या छूटा हुआ है तो आप लोग याद रखिएगा कि सिलेबस में आपका था फ्लिप फ्लॉप था, शिफ्ट रजिस्टर था, काउंटर था। और ये सारे डिवाइस को चलाने के लिए एक कंटिन्यूअस स्क्वायर वेव दिया जाता है, एक पीरियोडिक सिग्नल दिया जाता है स्क्वायर वेव टाइप का। और ये क्लॉक सिग्नल जो होता है स्क्वायर वेव ही होता है। और ये स्क्वायर वेव का फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा, आप समझ के चलिए कि प्रोसेसर उतना ही फास्ट होगा, क्योंकि जितना जल्दी जल्दी उसको स्क्वायर वेव से पल्स मिलेगा उतना जल्दी जल्दी काम करेगा। तो इसका जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी था, हर एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है
हर एक माइक्रो प्रोसेसर का एक ऑपरेटिंग क्लॉक फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। जैसे कि डाटा बस का साइज होता है, जैसे एक नंबर होता है, उसी तरह से उसका ऑपरेटिंग क्लॉक फ्रीक्वेंसी होता है। ये 740 किलोहर्ट्ज़ था। उसके बाद देखिए 1972 में आपका 8008 आया, 8 बिट का आया था, इसलिए इन्होंने नंबर रखा। हालांकि नंबर का कोई साइंस नहीं, ये कंपनी का अपना अधिकार है, अपना उनका चॉइस है कि वो नंबर सीरीज कौन सा रखते हैं। जैसे देखते होंगे बाजार में कोई प्रोडक्ट आता है तो वो अपने कोड से बिकता है, उसका कोई भी कंपनी नेम हो सकता है। तो इंटेल के जो सीरीज थे ये 8008 हो गया। ये देखिए 4 बिट से डाटा बस का साइज कितना हो गया, 8 बिट हो गया। तो आप कह सकते हैं कि डाटा बस अगर इसका ज़्यादा बढ़ गया तो ये प्रोसेसर फास्ट था। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है कि इसका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कम था। तो ये अगर कम हो रहा है और ये अगर ज़्यादा हो रहा है तो मिला जुला के समझिए कि 8008 4004 से कोई ज़्यादा फास्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लो हो गया है। और ये दो टेक्नोलॉजी आप लोग याद रखेंगे कि ये जो शुरुआती 2 प्रोसेसर था इंटेल ने बनाया, ये पीमोस टेक्नोलॉजी से बना था, ठीक है। अब इसके बाद आइए 1974 में देखिए 8080 आया। ये भी 8 बिट का प्रोसेसर था और इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी आ गया, एनमॉस आ गया। और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पर 2 मेगाहर्ट्ज हो गया। ये सब आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। और ये शुरुआत में ही हमने खाली लिखा है क्योंकि शुरुआती माइक्रो प्रोसेसर से ही आप लोग को ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, बाद के प्रोसेसर में, ठीक है ना। जैसे एवरेस्ट पर पहले कौन चढ़ा, ये क्वेश्चन में होता है, लेकिन 10वीं बार कौन चढ़ा, 15वीं बार कौन चढ़ा, ये तो क्वेश्चन में होता नहीं है। इसीलिए अगर अपने इंटरेस्ट में है तो आप लोग गूगल पे जाइए, किताब में जाइए, वहाँ पर हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर या तो लिखिएगा क्रोनोलॉजी ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, तो आपको डिटेल वहाँ मिल जाएगा। अपने इंटरेस्ट में अगर पढ़ना चाहें इंटरेस्ट लेके तो उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको ज़्यादा क्राउड नहीं कर रहे हैं ताकि आप ये लेक्चर जो है सिंपल रहे, आप चीज़ को समझिए। आजकल मटेरियल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह अवेलेबल है, लेकिन बात क्या है कि जो मटेरियल दिया हुआ है उसमें आप समझते हैं कि नहीं। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट समझना क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर, उसका डाटा बस क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी क्या है और क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है ना। माइक्रो प्रोसेसर जो है डिजिटल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट से बनते हैं और सीक्वेंशियल सर्किट जो होते हैं वो क्लॉक ऑपरेटेड होते हैं, ठीक है। यही कारण है कि इसका हर एक का जो है क्लॉक फ्रीक्वेंसी होता है और इसको हम लोग बाहर से क्लॉक देते हैं। 8085 जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी देखिएगा कि क्लॉक फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होगा और काफ़ी इस्तेमाल होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट वो टॉपिक होता है। अब यहाँ पर देखिए 8080 आया, 8 बिट का एनमॉस टेक्नोलॉजी। देखिए फ्रीक्वेंसी करीब 400 किलोहर्ट्ज़ था, तो ये 2000 किलोहर्ट्ज़ हो गया, मतलब कि 5 गुना फ्रीक्वेंसी बढ़ गया और 8 बिट का था इसका मतलब। और ऐसे भी एनमॉस क्या है, एन चैनल मॉसफेट है। एन चैनल मॉसफेट का जो स्विचिंग स्पीड होता है पीमॉस से फास्ट होता है, तो इसका मतलब है कि फास्ट इसमें स्विच भी लग गया। 8 डाटा बस का साइज़ तो वही था, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी काफ़ी बढ़ गया। और ये पहला प्रोसेसर था 8080 जिसमें कि एनमॉस टेक्नोलॉजी आया। ये सब जो पहली बार आ रहा है इस सबको आप लोग हाईलाइट करेंगे ताकि जब ये क्वेश्चंस में आए तो आप लोग उसका आंसर दे सकें। अब देखिए ये प्रोसेसर आप लोगों को सिलेबस में पढ़ना है 8085। ये भी इसका 8080 का अपग्रेडेड मॉडल है और बहुत हद तक 8080 में और 8085 में सिमिलरिटी भी है। अगर इंस्ट्रक्शंस की बात ही मान ले जाए, जब प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं तो कमांड्स होता है, तो हर प्रोसेसर का अपना कमांड होता है। तो इसमें से मात्र 2 कमांड इसमें एक्स्ट्रा जोड़े गए, बाकी इसके जितने भी 72 कमांड थे वो सारे 72 कमांड इसमें 8085 में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। 8080 में 72 इंस्ट्रक्शंस हैं और यहाँ पर 74 इंस्ट्रक्शंस हैं। खाली 2 इंस्ट्रक्शन इसमें बढ़ा, बाकी मोटा मोटी आर्किटेक्चर वही था, खाली इसमें टेक्नोलॉजी क्या है। अब ये समझिए कि नीचे सब एनमॉस टेक्नोलॉजी है और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितना था, 3 मेगाहर्ट्ज। हालांकि एग्जैक्ट इसका 3.128 ऐसे होता है, 3.128 मेगाहर्ट्ज है, तो इसलिए अप्रॉक्सीमेट इसको लिखा गया है 3 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है। तो ये इसका 1977 में 8085 आया और यही आप लोगों को सिलेबस में पढ़ना। ये 8 बिट का प्रोसेसर है और इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी करीब 3 मेगाहर्ट्ज थी। अब क्रोनोलॉजी में देखिए 1971 में 8086 आया। ये दौर था जब 8 बिट प्रोसेसर जो है ये बंद हो गया और यहाँ पर डाटा बस का साइज बढ़ा दिया गया, ठीक है। डाटा बस बढ़ने का मतलब कि ये जरूर फास्ट रहा होगा और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर 5 मेगाहर्ट्ज, इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी बढ़ गई, ठीक है। और हमने इसमें याद रखिए, अगर इस पर कोई कंफ्यूजन अगर रहे तो क्लॉक सिग्नल इस तरह का एक स्क्वायर वेव होता है, ठीक है ना।
स्क्वायर वेव होता है और इसका एक साइकिल जो होगा यहाँ पर, एक साइकिल जो होगा आप निकाल सकते हैं, अगर 5 मेगाहर्ट्ज है तो इसका एक साइकिल का टाइम पीरियड t बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/5 इंटू 10⁻6 और यहाँ हो जाएगा सेकेंड, तो ये हो जाएगा 0.2 माइक्रोसेकेंड। यही क्लॉक सिग्नल होता है। बस समझिए कि एज ए क्लॉक सोर्स जो है प्रोसेसर में देना पड़ता है। और आप क्लॉक सोर्स आप लोग जानते हैं कि पीरियोडिक वेवफॉर्म्स को जनरेट करने का सर्किट क्या होता है, उसका नाम है ऑसिलेटर। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग देते हैं, वहाँ ऑसिलेटर का अगर इंटरनली ऑसिलेटर नहीं है तो बाहर से देंगे प्रोसेसर में, और अगर इंटरनल ऑसिलेटर है तो उसके बारे में बात करेंगे 8085 जब हम लोग उसका पिन डायग्राम पढ़ेंगे तब। ये हमारा जब इंट्रोडक्शन ख़त्म होगा तब उसके बाद हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन क्लॉक यही सिग्नल होता है। तो ये आप लोगों ने देखा, ये 16 बिट था, 5 मेगाहर्ट्ज था। अब देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग 1979 में एक 8088 प्रोसेसर आया और यहाँ पर लिखा हुआ है 8/16 बिट। ठीक है ना, इसको ध्यान से देखिएगा, ये 8/16 बिट लिखा हुआ है। तो 8/16 बिट का मतलब क्या हो गया? 8/16 बिट का मतलब है, इसको जाके देखिएगा, अभी हमने जो बताया था कि 8 इसका एक्सटर्नल डाटा बस है, एक्सटर्नल डाटा है, और 16 जो है इसका इंटरनल डेटा है, इंटरनल डेटा का साइज है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये बाहरी दुनिया से, मान लें मेमोरी से, अगर डेटा का आदान प्रदान करेगा, डेटा ट्रांसफरिंग करेगा, तो कितने बिट में करेगा? 8 बिट में करेगा। लेकिन भीतर में इसका जो ALU है, वो ALU जो है या रजिस्टर जो हैं वो सारे 16 बिट के हैं। रजिस्टर में 16 बिट स्टोर करेगा, और यहाँ पर ALU भी क्या करेगा कि 16 बिट का एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कोई लॉजिकल ऑपरेशन कर सकता है। तो इसमें इसको लिख लीजिएगा। अगर इसको कहेगा कि आप बताइए कि ये 8/16 क्या लिखा हुआ है, तो आपको यही बताना है कि इसका 8 बिट जो है एक्सटर्नल डाटा बस का साइज है, और ये 16 बिट जो लिखा हुआ है ये इंटरनल डाटा बस का साइज है। इस इंटरनल डेटा बस का साइज का मतलब हो गया कि ये माइक्रो प्रोसेसर इंटरनली ALU में जो काम करेगा वो 16 बिट में ऑपरेशन करेगा। ठीक है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी भी इसका 5 मेगाहर्ट्ज के आसपास ही था। अब उसके बाद आगे बढ़िए, 1982 में देखिए 3 प्रोसेसर यहाँ पे आया, 80186, 80188, 80286, और ये सब जो है 16 बिट था। यहाँ पर फिर से देखिए 8/16 है, इसका मतलब भी वही है जो हमने पहले बताया था। ठीक है ना, और 80286 ये भी 16 बिट का है। इनका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ा होगा और ये फास्ट होंगे, ये इसका अगला मॉडल था। उसके बाद देखिए 80386 है। ठीक है ना, 80386 को आप लोग मार्क करिएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये जो समय था 8 बिट से 16 बिट कहाँ से चालू हुआ? 8086 से चालू हुआ, और 32 बिट का प्रोसेसर आने लगा कब? 1985 से इंटेल कंपनी द्वारा, और इसका नंबर कितना था? 80386 था। और इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी भी ज़रा ध्यान से देखिए कि ये 16 से लेकर 40 मेगाहर्ट्ज तक, क्योंकि इसके बहुत सारे वर्जन्स थे। जैसे एक में लिखेगा DX लिखेगा, या तो नहीं तो फिर SX लिखेगा, जैसे डिफरेंट मॉडल होता है ना। तो डिफरेंट मॉडल में फ्रीक्वेंसी देखिएगा आपका तो करीब 16 से लेकर 40 मेगाहर्ट्ज है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी फास्ट हो रहा है, और ये तो टेक्नोलॉजी का नेचर है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है तो परफॉर्मेंस जो है बेहतर होते जाता है। तो ये प्रोसेसर जो है टाइम बाय टाइम धीरे धीरे पावरफुल होते चले गए, और वो कहानी जो है आप लोग अभी बोर्ड पर देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 80486 था, 32 बिट था, और ये 25 मेगाहर्ट्ज यहाँ पर आके ख़त्म करते हैं, और यहाँ पर जाके ये नंबर वाला सीरीज जो है ख़त्म हो गया। ध्यान से देखिए, ये 86 सीरीज कहा जाता है, इसको 86 सीरीज कहते हैं। देखिए मैक्सिमम इसमें 86 है, 8086, 80186, 80286, 80386, 80486। ये नंबर सिस्टम जो है, नंबर की तरह जो ये माइक्रो प्रोसेसर का नंबर्स चल रहा था, ये सिस्टम जो है आपका 1989 के बाद ख़त्म हो गया। और आप लोग को बता दें कि जब हम पढ़ाई किया करते थे मास्टर्स में, मास्टर डिग्री में, तो हमने जो है 80486 कंप्यूटर पे हमने काम किया हुआ है। हम लोग के लेबोरेटरी में जो कंप्यूटर था उस समय 80486 था। ठीक है ना, 80486 था, और उसी कंप्यूटर पे हमने काम किया है। और उसके बाद देखिए 1993 में क्या हुआ, करीब 4 साल के बाद इन्होंने ये ब्रांड नेम दे दिया, उसका नामकरण कर दिया कि भाई नंबर से अब ठीक नहीं है, अब इसको कोई कॉमर्शियल नेम दे दिया जाए, कॉमर्शियल नाम दे दिया जाए। तो कॉमर्शियल नाम जो पड़ा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोसेसर, ये पेंटियम है, इसका नाम पेंटियम दिया गया, और पेंटियम भी 32 बिट का था।
और इसके बाद एक तरह से कहिए कि इसका ब्रांडिंग हो गया सारे टेलीविज़न में, सारे दुनिया में इसका एडवर्टीजमेंट्स आने लगा पेंटियम के नाम से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लोग पेंटियम ज़्यादा याद रखेंगे। अगर एडवर्टीजमेंट में 186 286 कहेंगे तो उनको ज़्यादा पता नहीं चलेगा। तो चूँकि धीरे धीरे कंप्यूटर पूरी दुनिया में फैल रहा था, कॉमर्शियली ये काफ़ी बढ़ रहा था, तो कंपनी ने सोचा कि अब नंबर से काम नहीं चलेगा, इसको एक ब्रांड नेम दे दिया जाए। और वो पहला ब्रांड नेम क्या था? वो पेंटियम था। और पेंटियम कितने बिट का था? 32 बिट का ही था। लेकिन देखिए ऑपरेटिंग स्पीड इसका कितना बढ़ गया, 25 मेगाहर्ट्ज से कितना हो गया, 60 से लेके 66 मेगाहर्ट्ज। अब आइए पेंटियम प्रो फिर आया। आजकल तो मोबाइल भी आता है, ठीक है ना। मोबाइल में भी देखिए एक मोबाइल आएगा, प्लेन आएगा, उसके बाद तुरंत प्रो आ जाएगा। तो देखो उस समय पेंटियम प्रो आया, क्या था? 32 बिट था। इसका ऑपरेटिंग स्पीड कितना था? 150 से लेके 200 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। अब इसके बाद देखिए पेंटियम 2। याद रखिएगा कि पेंटियम 1 कोई नाम नहीं है, क्योंकि पेंटियम था तो ये डिफॉल्ट पेंटियम 1 हो गया, लेकिन पेंटियम 1 कोई ब्रांड नेम नहीं है। अगर कोई कहेगा कि पेंटियम 1 नाम का कोई प्रोसेसर है तो आंसर कहिएगा नो। पेंटियम था, पेंटियम प्रो था, और चूंकि ये पहले आया इसीलिए इसका नाम रखा गया पेंटियम 2। ईयर आप लोग मेंशन करिएगा। पेंटियम 2 हो गया, ये भी 32 बिट था, और ये 233 से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज। अब देखिए अब ज़्यादा कुछ नहीं है, माइक्रो प्रोसेसर का ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब कि उसके स्विचिंग जो है काफ़ी फास्ट हो रहा है, ऑन ऑफ काफ़ी फास्ट हो रहा है। और अगर फास्ट होगा स्विचिंग, इसका मतलब है कि प्रोसेसर और फास्टली काम करेगा। अब प्रोसेसर फास्ट होगा तो कंप्यूटर भी आपका फास्ट होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए पेंटियम 3 32 बिट है, 450 से लेकर 600 मेगाहर्ट्ज। पेंटियम 4 देखिए 1.3 से 2 गीगाहर्ट्ज। पेंटियम सीरीज का ये लास्ट प्रोसेसर था पेंटियम 4। ये पेंटियम सीरीज कहते हैं, है ना। ये पेंटियम के नाम से, P2, P3, P4 के नाम से लैपटॉप कंप्यूटर जो है वो बिकते थे, ठीक है ना। जब लैपटॉप लेने जाइएगा, कंप्यूटर लेने जाइएगा, तो आजकल i सीरीज चल रहा है। कहेगा कि आपको i5 चाहिए, i6 चाहिए या i7 चाहिए। और अब ऑनलाइन क्लास है, आप लोगों को बता दें कि अगर लेना भी होगा तो i5 लीजिएगा। आ तो गया है i7 तक, लेकिन i5 प्रोसेसर वाला कंप्यूटर ज़्यादा ये अच्छा है। कभी कभी हायर प्रोसेसर्स आते हैं लेकिन उनका परफॉर्मेंस उतना सूट नहीं करता है लोगों को। i5 अगर कंप्यूटर लेना होगा तो आप लोग i5 ही चूज करिएगा। आजकल i सीरीज है, और ये कौन सा सीरीज था? ये पेंटियम सीरीज है। आप i का देखिए हम नाम बताते हैं, इसका नाम क्या? आइटेनियम नाम है, ठीक है ना। तो हम इसको थोड़ा सा साफ करते हैं। अब इसमें देखिए ये सीरीज जो है, ये जो नया सीरीज है पेंटियम 4 इसका लास्ट था। अब जो है ये आइटेनियम सीरीज है। आइटेनियम सीरीज में वही मिलेगा आपको, i2 मिलेगा, i3 मिलेगा, i4 मिलेगा, i5 मिलेगा, i6 मिलेगा, i7 मिलेगा। और अब हम लोग जो है पहुंच गए हैं कहाँ पर? हम लोग शुरू किए थे कहाँ से? 1971 से, और अब हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं? 2020 में, ठीक है ना। 1971 से कहानी शुरू हुई, तो पहले क्या हुआ? 4004 आया, फिर 4 वाला कोई प्रोसेसर नहीं आया, 8080 आया, उसको 86 सीरीज कहते हैं। मैंने शुरुआती 8085 तक रखिए, और उसका 8086, 80186, 80286, 80386, 80486, ये 86 सीरीज खत्म हो गया। उसके बाद कौन सा सीरीज आया? पेंटियम सीरीज आया। और पेंटियम के बाद कौन आया? आइटेनियम सीरीज है, इसको i सीरीज कहते हैं। आज के मार्केट में जो कंप्यूटर मिलते हैं वो आपको इसी सीरीज के नाम से मिलेगा। यही आज का डेट है। करंट जो इसका सीरीज चल रहा है वो i सीरीज चल रहा है। तो ये कहानी जो है जो 1971 में शुरू हुई थी, तो करीब करीब समझिए कि 50 साल के समय में टेक्नोलॉजी ने इतना इम्प्रूवमेंट किया। और आज के डेट में आप लोग देख रहे हैं कि इसका प्रोसेसिंग स्पीड जो है, ठीक है ना, पेंटियम से ही कितना हो चुका था? गीगाहर्ट्ज में जा चुका था। और गीगाहर्ट्ज आप लोग जानते हैं, ठीक है ना, 1000 मेगाहर्ट्ज होता है तो 1 गीगाहर्ट्ज होता है। तो ये समझिए 1300 मेगाहर्ट्ज है से लेके कहाँ तक है? 2000 मेगाहर्ट्ज तक है, ठीक है। और i सीरीज में और आगे जाइएगा तो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड, यही चीज़ जो है आपके मोबाइल में भी होता है। आपका मोबाइल भी याद रखिएगा कि मोबाइल तो एक पूरा कंपोजिट यूनिट है, लेकिन मोबाइल में कंप्यूटिंग भी होता है, एक ये कंप्यूटर की तरह भी काम करता है। और इसीलिए मोबाइल में भी प्रोसेसर होता है। लेकिन ये वाला जो प्रोसेसर है ये कंप्यूटर्स वाले प्रोसेसर हैं, ठीक है। और मोबाइल में जो यूज़ होता है वो स्पेशल प्रोसेसर होता है, उसका अपना सीरीज चलता है। तो इस चीज़ को समझना है कि प्रोसेसर
प्रोसेसर को हम लोग किस तरह से एडॉप्ट करेंगे, क्योंकि पहली बार एज ए टॉपिक माइक्रो प्रोसेसर आप लोग के सामने आ रहा है। तो यहाँ पर ये देखना है कि जो हमने यहाँ हेडिंग दिया था कि माइक्रो प्रोसेसर का डेटा साइज क्या होता है, डेटा साइज का मतलब क्या होता है, इसको आप लोग अच्छा से याद रखिएगा कि डेटा साइज का मतलब ये हो गया कि हमारा जो शहर है उसमें रोड कितने चौड़े हैं, ठीक है ना। अगर रोड हमारे शहर में चौड़े चौड़े हैं तो शहर का जो ट्रैफिक कम्युनिकेशन होगा वो काफ़ी फास्ट होगा, और जहाँ पर तंग गलियाँ हैं, जहाँ पतला रोड है, तो वहाँ पर ट्रैफिक जो होगा काफ़ी स्लो होगा। और यही चीज़ कंप्यूटर में है। कंप्यूटर का डाटा बस का साइज़ जितना ज़्यादा होगा वो फास्ट होगा, और कंप्यूटर का डाटा बस का साइज़ अगर कम होगा तो वो स्लो होगा। दूसरी चीज़ है एक ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी भी है। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी का संबंध उसके भीतर में जो सर्किट लगा हुआ है, जो ट्रांजिस्टर स्विचेज लगे हुए हैं, उनके स्विचिंग स्पीड से रिलेटेड है। और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा प्रोसेसर का वो उतना ही फास्ट समझा जाएगा। तो ये सिग्निफिकेंस भी याद रखिएगा कि मोर द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी फास्टर विल बी द प्रोसेसर, मोर द डाटा बस साइज फास्टर विल बी द प्रोसेसर। ये जरूरी चीज़ याद रखना है। हमने कुछ यहाँ पर आप लोग को मटेरियल दिया है, और ख़ास करके जो हम लोग को इंटेल का प्रोसेसर भी पढ़ना है तो हमने इंटेल सीरीज़ को ही यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। इंटेल सीरीज़ के सारे, हालांकि वर्ल्ड में बहुत सारी कंपनियां जो है, जैसे मोटरोला हो गया, जाइलॉग हो गया, ठीक है ना, HCL हो गया, बहुत सारी कंपनियां जो हैं माइक्रो प्रोसेसर बनाती हैं, लेकिन इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो इसी तरह से माइक्रो प्रोसेसर का ये एग्जाम्पल्स, एक क्रोनोलॉजी, आज का क्लास हम कंप्लीट करते हैं। अगले क्लास में आप लोग को फिर जो आप लोग देखिएगा, जो हमने बताया था कंप्यूटर के बारे में चल रहा था, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, ये सब के बारे में बताएंगे। फॉर द टाइमिंग, हैव अ गुड डे।